हेलो बच्चों, मैं शशि प्रकाश सिंह, आपके फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी। नीट का एग्ज़ाम और बोर्ड का प्रेशर, ये एक बहुत बड़ी टेंशन है कि हम नीट मैनेज करते हैं तो बोर्ड खराब हो जाता है, बोर्ड मैनेज करते हैं तो नीट खराब हो जाता है। तो नीट की सारी स्ट्रेटजी और बोर्ड के सारे अपने मार्क्स के एफर्ट को डिस्कस करने के लिए आज हमने बुलाया है, और किसी को नहीं बल्कि नीट 2018 की टॉपर और उस साल की बिहार बोर्ड की भी टॉपर कल्पना कुमारी को। तो चलिए बच्चों, हम डिस्कस करते हैं कल्पना कुमारी से। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों कल्पना कुमारी से। ठीक है, वैसे इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने उस साल स्टेट बोर्ड भी टॉप किया था और नीट भी टॉप किया था। Myself, Kalpana Kumari. I was the topper of NEET 2018 and I was also the state topper, sport topper Bihar board. तो हम कल्पना कुमारी से कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं कि कल्पना हमें बताएंगे कि एकेडमिकली हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कल्पना ये बताइए कि करीब करीब हमारा एग्जाम 2 महीने बाद है, तो हम इस 2 महीने में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या वे होना चाहिए बच्चों का कि जिससे सिलेक्शन अपना कंफर्म हो जाए। लास्ट के 2 महीने क्या करने चाहिए। मतलब जैसे मेरा जो बिहार बोर्ड का एग्जाम था वो 14 तक को खत्म हो गया था हम्म, और हमारा एग्जाम हुआ था 6 मई को, तो उसके बीच हम्म, में मुझे टाइम मिला था। तो जो बोर्ड्स के टाइम की प्रिपरेशन की वजह से एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट कवर हो गया था और थोड़ा सा 11th का कवर करना रहता था। हाँ, तो मतलब मैं पहले अपना बता रही कि मैंने कैसे करा था। तो उस टाइम पे फिर मैंने एक मंथ के अंदर 11th का भी सारा रिवाइज कर लिया था, क्योंकि 12th के अकॉर्डिंग टाइम में के बीच बीच में मैं 11th करती रहती थी, तो बहुत मुश्किल नहीं हुआ था। और उसके बाद जो टाइम मिला था, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लास्ट मोमेंट के स्ट्रेटजी के लिए कि हर दिन जिस मतलब जैसे एग्जाम का जो शेड्यूल होता है, जैसे 9 to 12 अगर एग्जाम है तो हम्म, इंसान को उस 9 to 12 के टाइम पे हम्म, हर दिन कम से कम एक बार तो एक मॉक टेस्ट हर दिन एक देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, एक तो हमें आइडिया लगता है कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, उसके बाद हमें पता चल जाता है। और जब हम स्पेसिफिक टाइम पे देते हैं जब हमारा एग्जाम होना है, तो हमारा जो ब्रेन है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा उस टाइम होती है। तो एक तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हर दिन एक मॉक टेस्ट देना है। हम्म, उसके अलावा जो दूसरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी का रिवीजन जितना ज्यादा बार हो सके, ओके, स्पेशली बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी स्कोर बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे कम से कम, मतलब मैंने खुद भी लास्ट मोमेंट पे कम से कम 10 बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ा था। तो ओके, लास्ट मोमेंट में आप हर दिन एक चैप्टर दो चैप्टर का शेड्यूल रखो और जो पॉइंट आपको लगता है बार बार रिवाइज करके आप भूल जाते हो, उसको शॉर्ट नोट्स बना के उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप बहुत ढंग से रिवाइज कर लेते हो तो लाइक 360 में 340 अब तो आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 85 क्वेश्चन डेफिनेटली एनसीईआरटी से होता है। तो ये दो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो आपने पहले से फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व कर रखा है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो उसी टाइम आपको कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क कर लेने चाहिए, जिससे कि मतलब अगर आप बाद में रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता चले कि हाँ ये वैसे क्वेश्चंस है जो कि अगर मैं बाद में रिवाइज करूंगा तो मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को देखते रहिए और थोड़े मॉक टेस्ट देने से भी बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। तो ये मतलब लास्ट के 2-3 मंथ्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने एक तरीके से देखो, कल्पना ने सब बातें बता दी। करीब अभी भी हमारे पास 2 से 3 महीने के बीच में टाइम है। तो कल्पना ने भी बता दिया कि भाई उस 2 से 3 महीने में शुरू के 1 महीने में आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। एक कल्पना ने बड़ी अच्छी बात इसके लिए बताई जो सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो एग्जाम की टाइमिंग है उस टाइमिंग पे डेली आप मॉक करते रहिए, ताकि हमारी बॉडी शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाए। बाकी इन्होंने एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस तो बताई दी बायो के लिए। अच्छा कल्पना, केमिस्ट्री और फिजिक्स में एनसीईआरटी आपके अकॉर्डिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट मोस्टली एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, पर अब एम्स कंबाइंड हो गया है तो एम्स में एजर्सन रीजन पूछा जाता है, तो उसके लिए एनसीईआरटी में हर लाइन के लिए रीजन नहीं दिया हुआ है। बट अब अगर रीजन हो सकता है उसका रीजन कुछ है तो वो पता होना चाहिए, वो एजर्सन रीजन में बहुत हेल्प करेगा। बाकी एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए सफिशियंट है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक द एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी। हम्म, उसके बाद ऑर्गेनिक में जितने नेम रिएक्शंस दे रखे हैं हम्म, वो सारे पता होना चाहिए, पर उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। वो एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया होता, बिल्कुल। पर अब एम्स कंबाइंड हो गया तो थोड़ा एडवांस एग्जाम होगा।
तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब मैकेनिज्म पता होना चाहिए, और बच्चे वो लास्ट के 3 चैप्टर्स जो एनसीईआरटी के होते हैं वो छोड़ देते हैं जनरली। वो केमिकल, वो सारे ड्रग्स के जो नाम दे रखे हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉलीमर्स, ये सब चैप्टर छोड़ देते हैं। तो वो चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी फिजिकल के लिए ऐसा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल बात है। इट्स जस्ट लाइक द फिजिक्स, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना ज्यादा जरूरी है। तो बाकी फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी का जो पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो कि एनसीईआरटी फिजिक्स के बुक में लास्ट में ब्लू बॉक्स में दिया होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो भी एक बार सॉल्व कर लेने चाहिए। मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं एनसीईआरटी में कुछ। मतलब एनसीईआरटी की हर लाइन रीड करना अगर पॉसिबल है, अगर शुरू से किया है तो ठीक है, वरना लास्ट मोमेंट में तो पॉसिबल नहीं है। पर पॉइंट्स टू पॉन्डर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार बना लेना चाहिए। उसके अलावा एनसीईआरटी बहुत कंसेप्चुअल, सॉरी फिजिक्स बहुत कंसेप्चुअल है, तो उसके लिए वही आपका कंसेप्ट से कितना पकड़ है वो मैटर करता है ज्यादा, कि मतलब। और बाकी हाँ, यही फिजिक्स केमिस्ट्री हुई गई। बिल्कुल बिल्कुल। फिजिक्स फिजिकल में तो मुझे अच्छे से याद है कि आपने भी प्रॉपर हर एक चैप्टर पे एम्फेसाइज करते थे, बड़े डिटेल में करते थे, चाहे वहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो। मतलब उसमें कॉन्सेप्ट पे हमें ज्यादा ध्यान दे, बच्चे जो है वो ज्यादा ध्यान दे। एज मैंने उसमें न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्टली अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल तो होगा नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन अगर करने की कोशिश करते हैं। हाँ मुझे 12th में जाके बहुत ज्यादा आफियत हुई थी, क्योंकि मैंने 11th से बहुत स्टार्टिंग से जितने सारे कंसेप्ट्स थे सारे बहुत ढंग से करे थे। अच्छा। मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने वो सिचुएशन खुद फेस किया नहीं है, कि अगर बहुत 11th में नहीं पढ़ा तो फिर 12th में मतलब कैसे करेगा। पर स्टिल अगर 12th से भी बहुत सीरियसली करता है, जैसे 12th के बहुत सारी चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी वाली चैप्टर्स, वो नेविगेशन से बहुत ज्यादा मैच करती है। जैसे बच्चा उस टाइम पे 11th में नेविगेशन भी बना ले, ऐसे ऐसे करके मतलब कर सकता है। पर वो ऑब्वियसली बात, मुझे लगता है कि अगर मैं बस 1 साल करती तो हो पाता। सही बात है, जिस सिचुएशन से हम गुजरे ही नहीं उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। बिल्कुल सही बात है। कितने घंटे लगभग हाँ में भाई, मुझे बिल्कुल बात है, कितने आवर्स एवरेज में पढ़ाई आप सिंसियरली शुरू से पढ़ रहे थे, कितने घंटे सिर्फ फोकस होना चाहिए हमें? बच्चों के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब अगर आप आपको बहुत बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती है तो ठीक है, आप कम बार रिवीजन करके भी आपकी मेमोरी बहुत साफ है तो कम मिनट में भी हो जाएगा। पर मुझे जैसे बहुत बार रिवीजन करने की जरूरत होती थी, मैं पढ़ती थी फिर दोबारा कुछ बार एनसीईआरटी पढ़ती थी, तो ऐसा लगता है ना ये पढ़ा तो था फिर क्या पढ़ा याद नहीं है। तो मतलब ये इसलिए आपको, बता रही है कि मुझे ज्यादा टाइम लगता था, मैं भूल जाती थी। हाँ, तो इसीलिए मुझे मतलब बहुत बार पढ़ना पड़ता था। तो मतलब मैं पढ़ लेती थी, मतलब इन जनरल 10 आवर्स ऑन एन एवरेज डे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोचिंग होता था तो कोचिंग का 3 घंटे माइनस करके। ये मेन कहने का मतलब है कि हमारी मेमोरी अगर वीक हो तो हम एफर्ट ज्यादा करें, हार्डवर्क ज्यादा करें, उससे भी हम रिजल्ट ला सकते हैं। और रिजल्ट तो हमारे सामने ही है कल्पना कुमारी का। मैंने वो जो कह रही है लड़की कि मेरी मेमोरी वीक है, बताइए उसने रैंक 1 लाया हुआ है, ये सोचने वाली बात है। तो गुड, ये बहुत अच्छी बात है, आप पे डाउन टू अर्थ शो करता है कि आप ये लैंग्वेज वर्ड यूज भी कर रहे हैं, तो कोई बोलता भी नहीं नॉर्मली। तो इसका मतलब हार्डवर्क से बदल सकते हैं, है ना कल्पना? अगर मुझे तो लगता है कि अगर आप बहुत ऑनेस्टली, अगर इंसान हार्डवर्क करता है तो अचीव कर सकता है जो भी चाहे। चलिए एक दो और बेसिक बात कल्पना, बस ये बताइए कि कई बार पढ़ते पढ़ते आदमी को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, परेशान से हो जाते हैं, बहुत सारे डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार हमें सराउंडिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ जाता है, उन सब चीजों को कैसे हैंडल करते हैं? कई बार डिस्ट्रैक्शन ही हो जाता है हमारी सराउंडिंग में, इतनी सारी चीजें हैं। आप तो दिल्ली में पढ़ते थे, डिस्ट्रैक्शन के भी बहुत सारे रीजन हाँ, है। मतलब मुझे जो ये प्रॉब्लम, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा होता था। मुझे डिस्ट्रैक्शन ऐसे फोन इन सब से बहुत नहीं होता था। पर हाँ, अगर जैसे कभी मेरे आकाश में एग्जाम्स हो रहे हैं या ये टीएसएन सब में अगर मेरे रैंक्स कम आते थे तो मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाती थी कि मतलब इतने छोटे छोटे एग्जाम्स में अगर मैं कुछ नहीं हो रहा है तो बाद के फाइनल एग्जाम्स में क्या होगा।
ये सब सोच के। फिर उस टाइम मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, मतलब इन जनरल मैं डेली रात को आधे घंटे सबसे वीडियो कॉल पे बात करती थी। तो मतलब ऐसा मतलब बच्चों का उस टाइम पे ऐसा पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचना नहीं चाहिए। मतलब अगर डिमोटिवेशन हो रहा है तो इंसान को बस ये सोचना चाहिए कि अभी जो टाइम है उस टाइम पे ऑनेस्टली वो मेहनत करे, क्योंकि बाद में जब ये टाइम बीत जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कर पाते पर हमने किया नहीं। तो इंसान को शुरू से इतना ऑनेस्टली मेहनत करना चाहिए कि एटलीस्ट बाद में उसे ये अफसोस ना रहे कि कर सकता था पर करा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कोई बात नहीं, मैं देयर विल बी अनदर चांस, बट मेहनत ही नहीं करने वाले मतलब तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए डीमोटिवेटेड नहीं होना, बस ये सोचना है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं या नहीं। अच्छा, चलिए आपने बताया कि भाई कि एक तो सबसे बात इसमें थैंक्स आपकी दीदी को जाता है जिन्होंने आपको हर समय मोटिवेटेड रखा, आपको छोटी छोटी चीजों में कहीं डाइवर्ट नहीं होने दिया, डिरेल नहीं होने दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बोर्ड में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया, मीडिया में बहुत सारी बातें आती है कि बच्चे ऐसे होते वैसे होते, तो आपने तो जैसे सबकी नहीं चुप कर कि अपने बोर्ड में भी टॉप किया, काफी जगह मैंने देखा लिखा हुआ कि बिहार की बेटी। जब बोर्ड्स का था तो बोर्ड्स में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी बिहार बोर्ड में 50% क्वेश्चंस ऑप्शनल होते थे। तो एमसीक्यू मतलब जो नीट की प्रिपरेशन है उसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना मतलब उतना टफ नहीं रहता, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है लास्ट तक। तो 50% तो मतलब ऐसे ही बहुत इजी सा हो गया था। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस थे मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब मैंने लास्ट मोमेंट पे मतलब 1 मंथ पहले मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू करी थी, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्यादा पढ़ा था ताकि मेरे नीट का भी साथ साथ में हो जाए। उसके अलावा मेरे पास इंग्लिश और हिंदी था, तो हिंदी इंग्लिश मतलब कोई भी सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड जिसका भी होता है 3 दिन भी अगर बहुत सीरियसली पढ़ लेता है तो मोर देन सफिशिएंट होता है। मतलब लैंग्वेज में उतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, हो जाता है आराम से। अच्छा, मेरे कुल मिला के कल्पना का ये कहना है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो हम बोर्ड का भी एग्जाम निकाल सकते हैं, कंपटीशन का तो निकालेंगे, बिल्कुल बोर्ड भी अपना अच्छा ही होगा। बहुत आराम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई हॉबीज वगैरह फॉलो करती थी क्या? कुछ हॉबीज मतलब कुछ भी, कोई पेंटिंग, ड्राइंग, ऐसा? उस टाइम तो ऐसा बहुत नहीं कर पाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उस टाइम तो बहुत नहीं कर पाती थी। कॉलेज? हाँ, हाँ कॉलेज में तो अच्छा, अभी कॉलेज की लाइफ आपको लगा कि जैसे काफी लोग बोलते हैं ना, जैसे पेरेंट्स टीचर सब लोग बोलते हैं कि भाई अभी पढ़ लो, कॉलेज में हम जाएंगे तो कॉलेज में अच्छी लाइफ है, ऐसे सही में फील हो रहा है आपको? मतलब ऐसा नहीं होता। मतलब एक्चुअली ये होता है कि अभी हमें वो फील नहीं होता। वो सर जब पीजी का एग्जाम आएगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ फिर से कंपटीशन है। मतलब जब कॉलेज में होते तो उतना वो कंपटीशन वो प्रेशर नहीं फील होता। पर ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं होता, पढ़ना तो नीट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ही हो। बस वो प्रेशर कंपटीशन वाला जो प्रेशर होता है वो फील नहीं होता है बस। अच्छा अच्छा। बाकी पढ़ाई तो मतलब उससे बहुत ही ज्यादा फील होता है। चलिए लास्ट बात बताइए कि कोई आप कुछ पर्टिकुलर सजेशन अलग से देने, कोई बच्चा मान लीजिए कि आपका है, छोटा बच्चा है या फिर आपके रिलेटिव है, आपके भाई बहन जैसा, तो आप क्या कुछ स्पेशल उसको सजेस्ट करेंगे कि हाँ भाई ये करो, ऐसे करो कि जिससे नीट में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा? इन जनरल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग बायो एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ते हैं फिर भी मतलब बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। तो मतलब बायो के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो हर लाइन पढ़ के आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप बच्चों को फंसाने के लिए वो गलत करे क्वेश्चन, इसके लिए कैसा क्वेश्चन फ्रेम करते। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो सब करते हैं। फिजिक्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, केमिस्ट्री वो सब तो सब करते हैं, पर बायो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो अगर बायो आप ढंग से पढ़ो तो बहुत ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं मैंने वो भी और बायो बहुत ज्यादा रैंक डिसाइड करता है। मैंने एनालिसिस करते, जैसे आपने बोला कि लाइन को समझते हुए, ना कि चुपचाप रट लिया, जैसे आपने बताया बहुत अच्छी बात कि हम एनालिसिस करते हुए चीजों को पढ़ें तो कंफर्म है बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू कल्पना, बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप बच्चों को भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट। थैंक यू कल्पना।